नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानदीप चैनल पर। आज हम हल करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सहायक आचार्य के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 30 तक जनरल स्टडी के प्रश्न आते हैं और प्रश्न संख्या 31 से 100 तक हिंदी विषय के प्रश्न हैं। तो हम हिंदी विषय के प्रश्नों को हल करते हैं तथा उन्हें समझते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं। ऑप्शन ए बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन बी हरदेव बाहरी, ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी भोलानाथ तिवारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा जी ने ब्रजभाषा व्याकरण लिखा था तथा इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। ब्रजभाषा व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि प्रेम नारायण टंडन ने लिखा था। उसका नाम है ब्रजभाषा व्याकरण की रूपरेखा। प्रेम नारायण टंडन जी ने लिखा था। नाम याद रखिएगा, ब्रजभाषा व्याकरण की रूपरेखा, जो कि इसका प्रकाशन हुआ था 1962 में। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। उपर्युक्त वाक्यांश में कौन सा पदबंध है? ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन डी विशेषण पदबंध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विशेषण पदबंध। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया में विशेषण पदबंध है, क्योंकि वाक्य में यह पेड़, कौन सा पेड़, ये वाला पेड़ किसके पीछे लगा है? बंगले के पीछे लगा। तो ये पेड़ की विशेषता बता रहा है। पेड़ कहाँ लगा है? बंगले के पीछे, तो विशेषण पदबंध होगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। च वर्ग की ध्वनियां निम्नांकित में से किस प्रकार की हैं? ऑप्शन ए स्पर्श, ऑप्शन बी स्पर्श संघर्षी, ऑप्शन सी पार्श्विक, ऑप्शन डी संघर्षी। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन। हमने पढ़ा है जो व्यंजनों के प्रकार स्पर्श होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालब, मूर्धन, दंत, औष्ठ और अंतस्थ। और अघोष और घोष, महाप्राण, अल्पप्राण और नासिक कौन कौन से शब्द हैं? इन सभी को हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी ज़बानों पर स्पष्ट होनी चाहिए, सब हमारे मस्तिष्क में। तो च वर्ग अगर हम देखें तो तालब में आता है और स्पर्श व्यंजन के अंदर ही आता है। चा, छा, जा, झा, ये सब स्पर्श व्यंजन में। और अगर यहाँ पर कोई और पूछा जाए तो तालब के अंदर ही आएगा चा वर्ग। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34। हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है? प्रश्न दोबारा सुनिए। हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? अर्थात जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं कि राम ने ऐसा काम किया या फलाने ने ये कार्य किया, तो ने का प्रयोग करते हैं, परंतु इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी बघेली। बघेली भाषा में ने का प्रयोग नहीं करते। अधिकतर जितनी भी पूर्वी हिंदी हैं, अवधी हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि राम ने पतंग उड़ाई, ये हम इस शब्द को बोलेंगे, राम ने
वाक को बोलेंगे पतंग उड़ाई। इसको अगर हम अवधि में बोलेंगे तो ऐसे लिखेंगे राम पतंग उड़ाई। और जो एक चीज़ और याद रखना है हमें, जो अवधि भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। पूर्वी हिंदी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 35। हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुरु। तो अगर हम इन चारों विकल्पों में से देखें तो इसका सही उत्तर ए लगा सकते हैं, राहुल सांकृत्यायन। और ये वाक्य लिखा है, हिंदी का ग्रंथ है शब्दानुशासन। में ये वाक्य लिखी गई है, लेकिन अगर इसमें विकल्प में जो सही उत्तर है वो नहीं दिया है एकदम, अगर सही तरीके से देखा जाए तो यह कथन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का है, लेकिन इसको लिखा है आचार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने। और विकल्प में ये होता तो हमारा उत्तर आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ही होता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कवि स्वयंभू, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी हरिभद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहते हैं, और इन्हीं पुष्पदंत को एक चीज और याद रखना है हमें, भवभूति भी कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, और इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा था किसने? भोला शंकर व्यास ने। भोला शंकर व्यास से ध्यान रखना, भोलानाथ तिवारी नहीं करना है यहाँ पर। और राम कुमार वर्मा ने इन्हें किसको, पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना था। राम कुमार वर्मा जी ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। और इनकी अगर रचनाएं देखी जाए तो इनकी मुख्यतः 3 रचनाएं हैं। एक है महापुराण, दूसरी है जसहर चर्यु, चर्यु यानी कि चरित्र, और नय कुमार चर्यु। चरित्र को अपभ्रंश में चर्यु कहा जाता है। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तीनों ही हमें याद रखना है, यही पूछी जाती हैं ज़्यादातर। और एक प्रश्न और अगर कभी पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वेद व्यास तो हमें याद हो गया, पुष्पदंत को, लेकिन अपभ्रंश का वाल्मीकि वो हम किसे कहते हैं? स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का यानी कि ये अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और स्वयंभू की जो जो रचनाएं हैं उनके भी नाम हमें याद रखना है। एक है पयुम चर्यु, दूसरा ऋठनेमि चर्यु, और तीसरा स्वयंभू छंदस। इसमें जो पयम चर्यु है ये इसमें राम कथा का वर्णन है, और इसको 5 कांडों में विभक्त किया है, और लगभग 12,000 पद इसमें हैं। ये सब चीज़ें हमें बहुत याद होनी चाहिए अगर हम
असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को कथनों को हमारे दिमाग में याद होना चाहिए। तो स्वयंभू की अगर हम रचना देखें, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वयम चर्यु नेमी चर्यु और स्वयंभू छंदस, इसमें तो उनका नाम है छंदस। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 का ध्वनि है अक्षर, स्वनिम, संस्वन और रूपिम। तो हमें पता है इसमें का में हलंत लगा है, ध्यान देना है। तो का क्या होगा? स्वनिम होगा। इसकी ध्वनि है तो स्वनिम होगा, और स्वनिम को ही हम भाषा की लघुत्तम इकाई कहते हैं, ये भी याद रखना। अब प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ऑप्शन ए पद्मचरित, ऑप्शन बी हरिवंश पुराण, ऑप्शन सी दोहा कोश, ऑप्शन डी सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। तो 38 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। और एक चीज और याद रखना है हमें यहाँ पर, जो शब्दानुशासन हेमचंद द्वारा लिखा गया है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। यह बात, कौन सी बात? कि इनकी रचना किसमें? शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। तो कभी पूछ लिया जाए यह कथन किस आलोचक ने लिखा है इस ग्रंथ के बारे में कि इसमें तीनों भाषाओं का समावेश है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और अगर हम दोहा कोश का हम देखें तो दोहा कोश किसने लिखा है? इसको लिखा है सरहपा ने। सरहपा को हम क्या कहते हैं, और इनका एक और नाम था सरोज ब्रज और राहुल भद्र। ये भी हमें याद रखना है। दोहा कुश लिखा था सरहपा ने, और हरिवंश पुराण ये लिखा था आचार्य जिनसेन जी ने। आचार्य जिनसेन फर्स्ट ने लिखा था। और जो हरिवंश पुराण है इसमें जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे नेमिनाथ जी। ठीक है, नेमिनाथ जी के जीवन का वर्णन हरिवंश पुराण में किया है। और पद्मचरित इसका लिखा था, या पद्मचरु इसको किसने लिखा था? स्वयंभू ने। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, स्वयंभू। और ये किस भाषा में था? अपभ्रंश में, दोबारा से देख लें। और राम कथा का पद्मचरित में वर्णन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39। देसिल बैना सवजन मिठा उक्त पंक्ति किस भाषा का प्रयोग है? इसका पूरा अगर हम देखें तो पूरा कथन होगा, देसिल बैना सवजन मिठा ते तैसन जम्पाओ अब हट्टा। अगर इसको पूरा याद है तो वो आसानी से उसका उत्तर दे सकता है कि उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अब हट। देसिल बैना सवजन चिट्ठा और ते तैसन जम्पाओ अब हट्टा। अगर आपको याद है तो आप इसको बता सकते हैं कमेंट में कि ये बात किसने कही। देसिल बैना सवजन मिठा ते तैसन जम्पाओ अब हट्टा। अगर आपकी तैयारी यूजीसी नेट के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अगर तैयारी का आप 30% भी कर चुके हैं तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये उपयुक्त जो कथन है किस कवि का है, और वो
किस भाषा से संबंध रखते हैं। प्रश्न संख्या 40 पर चलते हैं। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पैशाची। अवधी भाषा में हमारा जो रामचरितमानस है वो लिखा गया था, ये चीज़ हमें याद रखना है। और अवधि में भी वो कौन सी लोक अवधि थी। तो अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन ए सौरसेनी, ऑप्शन बी मागधी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी पैशाची। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्धमागधी। हिंदी भाषा के जब विकास में हम पढ़ेंगे तभी इसकी क्लास हम बाद में लेंगे। तो जो अवधी भाषा है ना वो अर्धमागधी से आई है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और ये अर्धमागधी अपभ्रंश से आई हुई भाषाएं हैं। और हम मागधी में देखें तो बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, जो हमारे पूर्वी भारत के राज्य हैं ज़्यादातर वहाँ पर मगध राज था, तो मगध राज से मागधी, वहाँ की भाषाएं मागधी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। और सौरसेनी से हमारी वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती जो खड़ी बोली है वो भी पश्चिमी हिंदी से आई है, तो सौरसेनी से ही निकली हुई मानी जाएगी। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, और टक अपभ्रंश से पंजाबी, और कैकय अपभ्रंश से लहंदा। इन सभी को हमें याद रखना है। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ जगह ना होने के कारण, तो मैं केवल बोल के बता दे रहा हूँ। एक बार फिर से सुन लीजिए। जो मागधी अपभ्रंश है उससे बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, हमारे जो पूर्वी हिस्सा है भारत का, इनमें जो राज्य थे पहले मगध का राज था, उसी से निकला हुई भाषा कौन सी अपभ्रंश थी? मागधी। और उसी से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ये सब भाषाएं मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, इससे खड़ी बोली निकली है, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, टक अपभ्रंश से पंजाबी, और कैकय अपभ्रंश से लहंदा भाषाएं निकली हैं। और अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी कि जो पूर्वी हिंदी की भाषाएं ये अर्धमागधी से निकली हुई हैं। और अगर हम देखें प्रश्न संख्या 41, निम्न में से कौन बघेली बोली का क्षेत्र है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी सागर। तो बघेली बोली का क्षेत्र होगा बघेलखंड का क्षेत्र है, यानी कि रीवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के आसपास का क्षेत्र। और बघेली भाषा का केंद्र ही रीवा है। और रीवा के आसपास जो जिले हैं तो उसमें शहडोल, सतना, मैहर और नागौद हैं। तो इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शहडोल। शहडोल के साथ बघेली के मुख्य क्षेत्र हैं सतना, मैहर और नागौद। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 42 पर। अवधी काव्य कृति चकल्लस के रचनाकार हैं। दोबारा सुनिए प्रश्न। अवधी काव्य कृति चकल्लस के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए वंशीधर शुक्ल, ऑप्शन बी चंद्रभूषण त्रिवेदी यानी रमई काका, ऑप्शन सी बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस, ऑप्शन डी गुरु प्रसाद सिंह ब्रगेश। तो ये तो हमारा याद रखने का है कथन केवल। तो चकल्लस के रचनाकार कौन है? बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस। ये प्रश्न थोड़ा हटके है। अगर ये आपको
यहाँ पर हल करते समय नहीं भी बने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 43 पर देखें, देवनागरी लिपि में अधिकतर कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि में अधिकतः कौन सी लिपि है? ऑप्शन ए वर्णनात्मक, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक, ऑप्शन सी चित्रात्मक, ऑप्शन डी वर्णात्मक। ध्यान रखना है यहाँ पर ना है वर्णन, ठीक है, और यहाँ पर वर्ण है। तो देवनागरी लिपि में हमारी जो लिपि है वो अक्षरात्मक लिपि यानी कि वर्णात्मक लिपि है। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं। भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन बी सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। तो भारतीय प्राचीन लिपि माला के रचनाकार हैं ऑप्शन सी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और इन्होंने जो भारतीय प्राचीन लिपि माला है ये 1894 में लिखी थी। तो प्राचीन भारतीय के लिपि हैं उनके बारे में उन्होंने इसमें लिखा था। चलते हैं प्रश्न संख्या 45 पर। निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ? ऑप्शन ए कैथी लिपि, ऑप्शन बी गुजराती लिपि, ऑप्शन सी बांग्ला लिपि, ऑप्शन डी शारदा लिपि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शारदा लिपि। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अधिकतर उसी क्षेत्र में शारदा लिपि का उपयोग होता था, और ब्राह्मी से ही निकली हुई है, ये भी हमें याद रखना। जो ब्राह्मी लिपि है ना उसी से निकली हुई लिपि शारदा है, उसी से देवनागरी लिपि निकली है। ब्राह्मी लिपि से 3 लिपियां निकली हैं, इनका बाद में और विकास हुआ। नागरी, सिद्धन और शारदा, तीनों यहाँ पर भिन्न हो गई। तो देवनागरी लिपि से विकास नहीं हुआ इसका। देवनागरी का विकास और हम देखें किससे हुआ? देवनागरी का हुआ है नागरी लिपि से, ब्राह्मी से निकली हुई नागरी से देवनागरी जो कि हम वर्तमान में यूज करते हैं उसका विकास हुआ है। अगला यहाँ पर ये चीज़ और याद रखना हमें, अगर प्रश्न में आ जाए कि निम्नलिखित में से किन लिपियों का विकास देवनागरी से हुआ है, तो ऑप्शन में हम कैथी लिपि, गुजराती लिपि, बांग्ला लिपि इनको कर सकते हैं अगर ऑप्शन में आ जाए। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है। और प्रश्न संख्या 46, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी व्याकरण। इसका सही उत्तर है लिपि। लिपि के द्वारा ही हम चिन्हों को प्रकट करते हैं। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 47, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है, नहीं पहले ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी कुटिल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देवनागरी। एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह का उपयोग है, अर्थात हम देवनागरी लिपि में जो लिखते हैं उसी का उच्चारण करते हैं, वही बोलते हैं। और अगर हम अंग्रेजी भाषा को देखें तो उसमें कभी कुछ बोला जाता है, लिखा जाता है कुछ और, कभी कुछ लिखा जाता है, बोला जाता है कुछ और। तो इस तरीके से देवनागरी लिपि को एक तरीके से, और हमारी जो हिंदी भाषा है, जो निकली हुई भाषा है संस्कृत से, हम हिंदी भाषा को वैज्ञानिक भाषा की श्रेणी में रखते हैं। इसमें अपवाद बहुत ही कम है। प्रश्न संख्या 48, यूनिकोड है। ऑप्शन ए टाइपिंग का प्रकार, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी कोडवर्ड, ऑप्शन डी वेशभूषा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टाइपिंग का प्रकार। यूनिकोड एक टाइपिंग का प्रकार बोल सकते हैं जो भी, लेकिन सही तौर से देखा जाए तो एक इनकोडिंग सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय मानक का
कैरेक्टर, जो हम कैरेक्टर डालते हैं कीबोर्ड के द्वारा, उनका इनकोडिंग सिस्टम है। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, लिपियां हैं और उनके जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, और सबको एक विशिष्ट संख्यात्मक कोड दिया गया है, उसी को हम यूनिकोड कहते हैं। तो यूनिकोड से हमें किसमें मदद मिलती है? कंप्यूटर उस भाषा को लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए मदद मिलती है। तो इसका उत्तर हो सकता है टाइपिंग का प्रकार। वैसे इसका सही उत्तर होता इनकोडिंग सिस्टम। मानक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है यूनिकोड एक। प्रश्न संख्या 49, कंप्यूटर की भाषा में मंगल, प्रतिदेव, चाणक्य हैं। ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी फॉन्ट, ऑप्शन सी यान, ऑप्शन डी ग्रह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉन्ट। बिल्कुल साधारण सा सवाल है। कंप्यूटर की जो भाषा है उसमें देवनागरी लिपि में मंगल, कृतिदेव, चाणक्य ये उसके फॉन्ट हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 50 पर। जिस लिपि में शुरू रेखा का प्रयोग होता है वह है। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी देवनागरी। तो हमें पता है देवनागरी लिपि में शुरू रेखा यानी कि जो हम लिखते हैं उसके ऊपर लाइन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 51, लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? ऑप्शन ए संदेश प्रेषण, ऑप्शन बी शब्द संग्रह, ऑप्शन सी हिंदी भाषा शिक्षण, ऑप्शन डी संभाषण। तो लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर है, उसका उपयोग हिंदी भाषा शिक्षण में किया गया था। हिंदी भाषा की शिक्षा कराने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। और लीला हिंदी जो प्रबोध है ना, वो भारतीय राजभाषा विभाग द्वारा की मदद द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? CDAC द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, CDAC द्वारा बनाया गया था लीला हिंदी प्रबोध। CDAC का फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और इसका जो विमोचन है वो हुआ था 1999 में। लीला हिंदी प्रबोध का विमोचन 1999 में हुआ था। बहुत अच्छा ये सॉफ्टवेयर था, जो जब देवनागरी लिपि का उपयोग कंप्यूटर में हो रहा था तो उसके लिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षण कार्यों के लिए यह सॉफ्टवेयर बहुत ही मददगार साबित हुआ था। प्रश्न संख्या 52 पर चलते हैं। यूनिकोड का विस्तारित रूप है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल कोड, ऑप्शन बी यूनिफाइड कोड, ऑप्शन सी यूनिट कोड, ऑप्शन डी यूनिट डिजिटल कोड। इसका सही उत्तर है यूनिवर्सल कोड, ऑप्शन ए। हर एक भाषा के प्रत्येक अक्षर के लिए एक यूनिवर्सल कोड बनाया गया था, एक यूनिक कोड बनाया गया था, इसलिए उसे यूनिवर्सल कोड कहते हैं। प्रश्न संख्या 53, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ गया है जो कि हिंदी से संबंधित है। तो ये उत्तर है उसका ऑप्शन है प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र, ऑप्शन बी डॉक्टर कन्हैया सिंह, ऑप्शन सी प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल, ऑप्शन डी डॉक्टर भगवान सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर कन्हैया सिंह को हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज द्वारा गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 दिया गया था। अब हमें क्या करना है? जैसे 2021 का इन्हें दिया गया, तो 2022 का, 23 का, 24 का किस किस को मिला? आगे जो हमारी परीक्षाएं हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। पुराना वाला तो संभवतः नहीं आएगा, तो हमें जो अभी वर्तमान में मिला है उसको याद रखना जरूरी है। प्रश्न नंबर 54, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए नंदकिशोर आचार्य, ऑप्शन बी दया प्रकाश सिन्हा, ऑप्शन सी रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी अनामिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और किस चीज़ के लिए गया था? उनका नाटक था सम्राट अशोक, बहुत अच्छा नाटक था, जरूर पढ़िए सम्राट अशोक। नाटक के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। दया प्रकाश सिन्हा को
2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का। अगला देखें प्रश्न संख्या 55। हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरिक प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो नागरिक प्रचारिणी सभा जो काशी में ही बनी थी सबसे पहले, उसका प्रकाशन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है ये, और मेरे ख्याल से हर परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी की, भले ही वो और ऑप्शंस में दे दे या यूजीसी नेट में 4-5 कथन आते हैं उसमें से एक कथन में दे देगा ये सत्य है असत्य है। इस प्रकार से ये प्रश्न भी या तो उसकी वर्ष पूछेगा या किस जगह पर हुई थी या किन किन लोगों ने नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी या उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये है 16 जुलाई 1800, ऑप्शन ए 16 जुलाई 1883 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जुलाई 1889 ईस्वी, ऑप्शन सी 16 जुलाई 1891 ईस्वी, ऑप्शन डी 16 जुलाई 1893 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी 16 जुलाई 1893 ईस्वी को नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? काशी में। और इसके जो संस्थापक थे मुख्यतः वो थे श्याम सुंदर दास, और इसका मुख्यालय वाराणसी में ही था, काशी में, और इसकी जो शाखाएं थी हरिद्वार और नई दिल्ली में भी थी। इसकी जो स्थापना में योगदान दिया था बाबू श्याम सुंदर दास के साथ पंडित रामनारायण मिश्रा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाबू श्याम सुंदर दास और रामनारायण मिश्रा और शिव कुमार सिंह, इन तीनों ने मिलकर इसका विचार बनाया तथा इसकी स्थापना की थी। और इसके दो अध्यक्ष थे, इसके पहले सभापति थे, वो थे बाबू राधा कृष्ण दास। ये प्रश्न यूजीसी नेट की पिछली परीक्षा में पूछा गया है। बाबू राधा कृष्ण दास जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे। यही प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट की परीक्षाओं में, जो 4-5 कथन होते हैं। तो एक कथन में यही था कि जो बाबू कृष्ण जो नागरिक प्रचारिणी सभा के पहले अध्यक्ष थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने मस्तिष्क में बिल्कुल याद रखना है। प्रश्न संख्या 56। संत साहित्य संदर्भ कोश का लेखक है विद्यानवास। ऑप्शन ए विद्यानवास मिश्र, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन डी रमेश चंद्र मिश्र। संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक हैं रमेश चंद्र मिश्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न थोड़ा हंस के अलग है, तो ये आपको से नहीं बन रहा है अभी, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न 2-4 आते हैं। क्या किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क की क्षमता इतनी अधिक नहीं होती है वह हर चीज को याद रख सके। हिंदी साहित्य का भी बहुत विशाल विस्तृत देखें तो इतना विशाल उसका विस्तृत सिलेबस है, इतना ज़्यादा है वो कि हम चाह कर भी पूरा याद नहीं कर सकते। अगर इस तरीके की कुछ रचनाएं कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर अगर आप देखें तो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें सभी सवालों को कुछ को सरल, कुछ को थोड़ा कठिन और कुछ को मध्यम, तीनों श्रेणी के दिए गए हैं। अगर हम थोड़ा बहुत भी अध्ययन अच्छे से करते हैं तो हमसे सभी प्रश्न बन जाते हैं। और अगर हम मध्यम स्तर से भी लेके चलें तो भी हम इस तरीके की परीक्षाओं को यूजीसी नेट है
या यूपी सेट है, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर को करने के साथ साथ हमें इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें डिटेल्स में, गहराई में जाकर पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इन सभी परीक्षाओं में निकल सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57, साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और व्यास, तीनों सम्मान किस साहित्यकार को मिले? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी श्री नरेश मेहता, ऑप्शन डी कुंवर नारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुंवर नारायण सिंह। कुंवर नारायण सिंह जी को साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और व्यास, तीनों सम्मानों से नवाजा गया था, जो सम्मानित किया गया। तो इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था 2009 में। इनके समग्र जो कार्य उन्होंने साहित्य में किया उसके लिए मिला था इनको 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में मिला। ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि कब मिला? 2009 में मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 7 लाख रुपए की राशि और एक शॉल तथा सरस्वती देवी, वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा भेंट की जाती है। तो कुंवर नारायण सिंह को व्यास सम्मान मिला था उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं को 1995 में, 1995 में मिला था, कोई दूसरा नहीं उनका काव्य संग्रह है। उसके लिए इन्हें मिला था व्यास सम्मान 1995 में। व्यास सम्मान के बारे में हमें ये भी जानना है कि ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें इसी रचना के लिए मिला था। किसके लिए? कोई दूसरा नहीं के लिए साहित्य अकादमी मिला था। और इन तीनों के साथ उन्हें एक चौथा सम्मान भी मिला था, वो है पद्म भूषण, वो भी उन्हें 2009 में मिला था, पद्म भूषण। पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण मिला था उन्हें 2009 में साहित्य के कार्य के लिए। कुंवर नारायण सिंह के अलावा एक और हिंदी के लेखक को तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान। वो कौन है? अगर आपको पता है या आप कहीं से भी खोजबीन करके लाइए तो उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 58, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है। प्रश्न दोबारा सुनिए। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है। ऑप्शन ए सन 1927, ऑप्शन बी सन 1920, ऑप्शन सी सन 1917, ऑप्शन डी सन 1910। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1927 में हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 59, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान देना, में केंद्रीय हिंदी संस्थान लिखा है, केंद्रीय। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है आगरा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ये प्रश्न ऐसे हैं कि हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से, इन्हें हमें याद हैं तो हैं, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना आगरा में 1961 में हुई थी। लेकिन एक चीज़ और रखना, केंद्रीय की जगह अगर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान होता तो उसकी स्थापना हुई थी 1976 में लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर है? वो लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई। और केंद्रीय हिंदी संस्थान वो भी आगरा में है और उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 60 पर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जो प्रश्न मैंने ऊपर पूछा था उसी का है ये। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ऑप्शन ए व्यास सम्मान, ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन डी भारत भारती पुरस्कार।
अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा ज्ञानपीठ कहाँ का है, सरस्वती कहाँ का, व्यास बिड़ला फाउंडेशन का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत भारती पुरस्कार। अगर आपको ये डायरेक्ट याद भी नहीं है तो भी आप इसको आंसर कर सकते हैं अगर आपको बाकी सम्मान के बारे में पता है। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया गया था, और इसका एक और महत्वपूर्ण कथन तथ्य है कि सबसे पहला जो मिला था वो महादेवी वर्मा जी को मिला था, भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को, और ये मिला था 1982 में। 1982 में भारत भारती पुरस्कार मिला था। तो 2023 में ये भारत भारती पुरस्कार जो मिला है वो मिला है पांडे शशि भूषण शीतांशु जी को। अब प्रश्न संख्या 61, हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया www.webdunia.com की स्थापना कब हुई थी? मतलब हिंदी का पहला वेब पोर्टल था, उस समय ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। तो वेब दुनिया की जो स्थापना हुई थी वो की थी श्री विनय छजलानी जी ने, जो कि अभी भी शायद हाँ अभी भी ये पोर्टल चालू है। तो इसकी स्थापना श्री विनय छजलानी ने की थी, वो की थी उन्होंने 23 सितंबर 1999 में। यहाँ पर है कहीं, ये है ऑप्शन डी, 23 सितंबर 1999 में हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पर और इसकी स्थापना की थी विनय छजलानी ने। ये हमें सब चीज़ें याद रखना है। यहाँ पर हमारे एक प्रश्न से काफ़ी प्रश्न तैयार हो जाते हैं। जैसे कभी प्रश्न आ जाए कि हिंदी का पहला वेब पोर्टल कौन है, तो वेब दुनिया। इसकी स्थापना का प्रश्न यहाँ पर है ही, कब हुआ, किसने की, विनय छजलानी ने की। में यही फ़ायदा होता है, अगर हम प्रश्न को सीधे सीधा पढ़कर उसके उत्तर देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर हम प्रश्न पत्र को सही से पढ़ें, उसके उत्तर और उससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को समझेंगे, तो यही पुराने प्रश्न पत्र हमें आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 62, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हम देखें, वो है ऑप्शन ए, 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना दक्षिण भारत में कहाँ पर हुई थी? चेन्नई में हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण कथन चेन्नई में हुई थी कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। जी हाँ, भले वो गुजरात के थे, गुजराती उनकी मातृभाषा थी, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी जी ने हिंदी का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने। और दूसरा एनी बेसेंट, इन्होंने भी दक्षिण भारत हिंदी में प्रचार सभा की स्थापना में सहयोग किया था। इन दोनों के द्वारा दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना चेन्नई में की गई थी 1918 ईस्वी में। संख्या 63, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? प्रश्न दोबारा से सुनिए, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ। ऑप्शन सी, साहित्य अकादमी नई दिल्ली। ऑप्शन डी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। ऑप्शन डी, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा किया जाता है, और जो कि त्रैमासिक पत्रिका है। पहले ये छमाही पत्रिका थी, बाद में इसको त्रैमासिक कर दिया गया। प्रश्न संख्या 64 देखें, वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? कौन सी वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? ऑप्शन ए है रमेश चंद्र साहे। ऑप्शन बी, नरेश मिश्र। ऑप्शन सी, परमानंद श्रीवास्तव। ऑप्शन डी, रमेश चंद्र मिश्र।
तो वाणी साहित्य का इतिहास एक कृति है रमेश चंद्र मिश्र की। ध्यान रखिएगा, रमेश चंद्र मिश्र करना है, रमेश चंद्र साय नहीं करना है हमें। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? ऑप्शन ए खुमान रासो, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी विशल देव रासो, ऑप्शन डी कीर्तिलता। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा विशल देव रासो। विशल देव रासो प्रेम काव्य है। शुद्ध प्रेम काव्य तो नहीं बोल सकते, इसमें तो मुझे कोई नहीं लग रही है, लेकिन विशल देव रासो में प्रेम का श्रृंगार रस का वर्णन है, और इसमें प्रेम कथा है किस किस की? विशल देव की, यानी कि विग्रहराज, राजस्थान के चौहान राजा विग्रहराज फोर्थ, और उनका राजमती के साथ प्रेम है, विवाह है, और उसके वियोग। परमार वंश की राजकुमारी थी राजमती, उनके बारे में लिखा गया है विशल देव रासो में, और इसकी रचना विशल देव रासो की है नरपति नाल ने। नरपति नाल द्वारा विशल देव रासो की रचना की गई है। प्रश्न संख्या 66, छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा? ऑप्शन ए डॉक्टर रामदास मिश्र, ऑप्शन बी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने शक्ति काव्य कहा था किसको? छायावाद को। बहुत ही अच्छा कथन है ये, याद करने के लायक। प्रश्न संख्या 67, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर गियर्सन ने, ऑप्शन बी अगरचंद नाहटा ने, ऑप्शन सी डॉक्टर उलर ने, ऑप्शन डी जेम्स टार्ड ने। पृथ्वीराज रासो को क्या कहा था? अनैतिहासिक ग्रंथ, यानी कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये केवल रचना है। तो इसका आंसर है डॉक्टर बूलर ने इसको अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया था, सबसे पहले डॉक्टर बूलर ने ही। प्रश्न संख्या 68, यदि प्रबंध का एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के दोहों के संदर्भ में है किसका कथन है? ये कथन बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। यदि प्रबंध का एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये कथन किसने कहा तथा किसके लिए कहा? वो बिहारी जी के लिए कहा है, और ये कथन कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये बिल्कुल याद रखिएगा आप, बहुत ये कई परीक्षाओं में पूछा गया फ्रेंड, कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 69, इनमें से कौन अष्टचाप का कवि नहीं है? ऑप्शन ए गोविंद स्वामी, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी कृष्णदास। अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें से निम्नलिखित में से उनमें कौन नहीं है? तो अगर हम अष्टछाप के कवि देखें तो वल्लभाचार्य जी की 4 शिष्य थे, और गोस्वामी विठलनाथ जी के भी 4 शिष्य थे। जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे उनमें थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और गोस्वामी विठलनाथ के जो शिष्य थे वो थे गोविंद स्वामी, नंददास, कीर्ति स्वामी, चतुर्भुज दास। तो इन सभी नामों में से अगर हम देखें तो कौन सा नहीं है? कृष्णदास थे, परमानंद दास थे, और धर्मदास का नाम कहीं पर ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बी धर्मदास। गोविंद स्वामी भी थे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सभी के नाम। एक बार अगर हम याद रखें तो वल्लभाचार्य जी के जो थे 4 शिष्य थे, वो कौन कौन से थे? कुंभन दास और सूरदास
परमानंद दास और कृष्णदास। वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे गोस्वामी विठलनाथ के भी जो 4 शिष्य थे वो थे गोविंद स्वामी, जिनका नाम यहाँ पर लिखा है, और नंददास, चित स्वामी और चतुर्भुज दास। ये सभी नाम याद रखिएगा, और ये भी याद रखना है कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन थे और विठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन कौन से थे। प्रश्न संख्या 70, भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है। उक्त मत किस लेखक का है। ये अगर देखें, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये कथन आएगा कि भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है। मतलब कि वो ये बताना चाह रहा था कि जो भक्ति आंदोलन आया है वो ईसाई के प्रभाव के कारण आया। जो ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश हुआ उसी की वजह से भक्ति आंदोलन भारत में आया। तो ये कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन का। सीधी सी बात है, इन चारों में ईसाई कौन है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, और ये कथन उन्हीं का है, जॉर्ज गियर्सन का। प्रश्न संख्या 71, राम सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है। ऑप्शन ए राम भक्ति परंपरा, ऑप्शन बी श्रृंगार परंपरा, ऑप्शन सी काव्य शास्त्रीय परंपरा, ऑप्शन डी निर्गुण भक्ति परंपरा। इसी बात से जो राम सतसई है वो हमारा श्रृंगार परंपरा का है। किसका है। कई लोग इसका उत्तर रख देंगे राम भक्ति परंपरा, राम का नाम है, नहीं, ये श्रृंगार परंपरा का है। और राम सतसई को लिखा था राम सदाय दास द्वारा। राम सहाय दास द्वारा लिखा गया था। राम सतसई, सतसई मतलब जिसमें 700 दोहा होते ही थे, तो इसमें राम सतसई में कितने दोहे थे। 724। अगला प्रश्न है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किस विद्वान का है। बहुत अच्छा कथन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो यूरोप में बिहारी सतसई हैं उनके समकक्ष कोई दूसरी रचना नहीं है। इसका उत्तर है गियर्सन। गियर्सन का यह कथन है कि बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। इसके बाकी के ऑप्शन को हमें देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 73, संतन को कहा सीकरी सो काम में सीकरी का अर्थ है। एक बार प्रश्न दोबारा से सुनिए। संतन को कहा सीकरी सो काम में सीकरी का अर्थ है। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी ऐश्वर्य, ऑप्शन सी चप्पल, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी ही। ये जो कथन है ये कुंभन दास जी का है। उनका जो पद है पूरा वो है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरे गयो हरिनाम, जाको मुख देखे दुख पाओ, ताको करनो परयो प्रणाम, कुंभन दास बाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। मतलब कुंभन दास जी को जब बुलाया गया था तो अकबर के दरबार में, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, उस बारे में उन्होंने यह पद कहा था और अकबर के सामने कहा था कि संतन को कहाँ सीकरी से काम, कि संतों को सीकरी से क्या काम पड़ता है। आवत जात पन्हैया टूटी, आते जाते समय हमारी जो पन्हैया हैं वो टूट जाती हैं और इसके चक्कर में हम अपने भगवान का हरि नाम भूल गए हैं। जाको मुख देख दुख पावे, मतलब कि इसका जिसका मुख देखने से केवल दुख ही मिलता है उसको भी हमें प्रणाम करना पड़ रहा है। लेकिन कुंभन दास जी को कुछ नहीं किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया था। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 74,
महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन ए काशीनाथ खत्री, ऑप्शन बी रमाशंकर व्यास, ऑप्शन सी मुंशी देवी प्रसाद मुंसिफ, ऑप्शन डी पद्म सिंह शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पद्म सिंह शर्मा। ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के और प्रमुख निबंधकार हैं, उनके नाम देख लीजिए। एक तो माधव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, और अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक, ये सब द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। पूर्ण सिंह श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, इनका नाम यहाँ पर है ही, और माधव प्रसाद मिश्र, और भी हैं दो चार, लेकिन मुख्यतः यही हैं। और हाँ, एक नाम और है, गोविंद नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। यह केवल हम द्विवेदी युग भी बोल दें तो भी यही उत्तर होगा। कौन कौन सा? माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र और पद्म सिंह शर्मा, ये सभी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 75 पर, गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी नाटक। भारतेंदु जी का ध्यान सबसे पहले कहाँ पर गया था? नाटक विधा पर ही गया था। उनके नाटक कौन कौन से हैं? अगर आपको याद आ रहा है कमेंट में जरूर लिखें। बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और प्रश्न संख्या 76, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी पुर्तगाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांसीसी। जो रिपोर्ताज शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज सबसे ही शब्द है, सही रिपोर्ट बनती है। देहाती, प्रश्न संख्या 77, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन डी लाला श्रीनिवास दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिव पूजन सहाय का उपन्यास है देहाती दुनिया। प्रश्न संख्या 78, स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मैके की है। ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए इलाचंद जोशी, ऑप्शन बी जिनेंद्र कुमार, ऑप्शन सी पांडे वेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन डी मनु भंडारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिनेंद्र कुमार। यह कथन जिनेंद्र कुमार के उपन्यास त्यागपत्र का है कि स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मैके की है, अगर ससुराल से टूटी तो मैके से तो अपने आप ही टूट जाती है। जिनेंद्र कुमार जी का कथन है। और ये किस उपन्यास का है? त्यागपत्र उपन्यास का। हाँ, त्यागपत्र उपन्यास का एक और चीज़ हमें याद रखना है, जो त्यागपत्र उपन्यास है इसका प्रकाशन हुआ था 1933 में। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 79, भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो भरत मुनि ने मुख्यतः कितने प्रकार के रस माने हैं? 8 रस। और जो भक्ति और वात्सल्य ये रस बाद में आए गए। तो मुख्यतः जो भरत मुनि ने रस माने हैं अपने नाट्यशास्त्र में वो हैं श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवश और अद्भुत रस। प्रश्न संख्या 80, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन ए टी.एस. एलियट, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी बेनेडिक्टो क्रॉचे यानी कि क्रॉचे, ऑप्शन डी रिचर्ड्स।
तो जो नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं उसका सही उत्तर है टी.एस. एलियट। प्रश्न संख्या 81। चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए, जानी परे सिए हिये पे जब कुंभलाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पंक्तियां दी गई हैं, दोबारा सुनिए। चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए, जान परे सिए हिये पे जब कुंभलाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए प्रतीप, ऑप्शन बी तद्गुण, ऑप्शन सी उन्मीलित, ऑप्शन डी है अतियुक्ति। जो ये लाइनें दी गई हैं ये तुलसीदास जी की रचना वर्वे रामायण की हैं। वर्वे रामायण की हैं। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा उन्मीलित, ऑप्शन सी। क्यों? उन्मीलित अलंकार क्या होता है? जब दो समान गुण वाली वस्तुएं, कैसी? दो वस्तुएं उनके गुण समान हैं तो मिलकर इतनी एकाकार हो जाती हैं, एक हो जाती हैं कि उसका अलग अस्तित्व स्पष्ट नहीं होता कि कौन क्या है और कौन क्या है उन दो वस्तुओं का। लेकिन किसी एक कारण की वजह से, किसी एक विशेष कारण की वजह से या किसी विशेष गुण के कारण उसका भेद पुनः प्रकट हो जाता है, बाद में दोबारा स्पष्ट हो जाता है कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उन्मीलित अलंकार होता है। उन्मीलित अलंकार का विपरीत भी अलंकार होता है, उसको हम बोलते हैं मीलित अलंकार। उसमें क्या होता है? जो वस्तुएं हैं ना वो मिल जाती हैं लेकिन पहचानी नहीं जाती हैं। ठीक है, तो चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए, जान परे ये पे जब कुंभलाए। यहाँ पर बता रहा है कि चंपक हरवा चंपक का पुष्प है और वो उसकी तुलना कर रहे हैं सीता जी के अंगों से कि इतने ज़्यादा अधिक वो मिल गए हैं। लेकिन अगले आने वाली लाइन पर जान परे ये सीता जी का नाम आ गया है, ये पे जब कुंभलाए, तो स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पर उन्मीलित अलंकार है। इन अलंकारों को जब आप विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे तभी ये समझ में बाद में आ पाएंगे। समय की कमी के कारण मैं इसको ज़्यादा विस्तृत तरीके से अभी नहीं बता पा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 82। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 33। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 36। काव्य लक्षण यानी कि जो अध्याय नाट्यशास्त्र में अध्याय हैं उन्हीं के बारे में ये पूछ रहा है। तो कभी प्रश्न आया कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, तो उसका सही उत्तर होगा 36 अध्याय और इन्हीं को इसने यहाँ पर लक्षण बोला है। कितने लक्षण हैं? 36। प्रश्न संख्या 83। लॉन्जाइनस की कृति कौन सी है? ऑप्शन ए सिंपोजियम, ऑप्शन बी पोएटिक्स, ऑप्शन सी रिपब्लिक, ऑप्शन डी पेरी इप्सोस। जो लॉन्जाइनस है उसकी कृति कौन सी है? पेरी इप्सुस। लॉन्जाइनस का अगर हम समय देखें तो लगभग 1 से लेके 6वीं, 1 से लेके 6 ईसा पूर्व बताया गया है लगभग। लेकिन जो पेरी इप्सुस जो ग्रंथ था ना वो पहले छुपा हुआ था, बाद में 1500 वर्षों के बाद ये मिला। और किसको मिला? इटालियन विद्वान थे, इतालवी विद्वान थे रॉबर्ट टेलो। तो पेरी इप्सुस का 1554 में रॉबर्ट टेलो ने, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, रॉबर्ट टेलो ने इसका इतालवी भाषा में, इटालियन भाषा में इसका प्रकाशन करवाया था। और इसके बाद जो अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ था वो हुआ था 1652 ईस्वी में। और अंग्रेजी में जो करवाया था वो जॉन हॉल ने किया था, जॉन हॉल ने। और उसका नाम दिया था, शीर्षक था ऑफ द हाइट ऑफ इलेक्वेंस। इलेक्वेंस यानी कि वाक पटुता या वाक चतुराई। तो कभी कभार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जो लॉन्जाइनस की कृति है पेरी इप्सुस, उसका जो इंग्लिश में या अंग्रेजी में उसका अनुवाद कराया था वो किसने कराया था? जॉन हॉल ने। और किस नाम से कराया था? उसका नाम था
ऑफ द हाइट ऑफ इलेक्वेंस। इलेक्वेंस का मतलब है वाक पटुता। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो पेरिप्तस है ये पत्र शैली में लिखा गया था। पेरिप्तस ने अपने मित्र को पत्र लिखा था, तो पत्र शैली में लिखा गया था, और इसमें 44 अध्याय हैं लगभग। कितने? 44 अध्याय और 60 प्रश्न हैं, 60 पेज हैं। पेरिप्तस का देखना है, मैंने सबसे पहले जो उसको प्रकाशन करवाया था इतालवी वैज्ञानिक रॉबर्ट टेलर ने 1554 में कराया था, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था जॉन होल ने, ऑफ द हाइट ऑफ इलेक्वेंस नाम से। ठीक है, जो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था वो 1652 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 84। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में रस है। ऑप्शन ए वात्सल वसल, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी श्रृंगार। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे। ये पद की दो लाइनें हैं ऊपर वाली, और यह पद किसका है? सूरदास जी का है। ये भी याद रख लें हम, बहुत अच्छा पद है सूरदास जी का। और इसमें कौन सा रस है? शांत रस है, ऑप्शन बी शांत रस है। प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? ऑप्शन ए प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन डी राघे राघव। इसमें से ये बिंदी नहीं है, हटा देंगे हम। राघे राघव। तो इनमें से देखना हमें किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है। जो अगर हम मार्क्सवादी आलोचक देखें तो उनमें प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रमेश कुंतल मेघ भी हैं, और राघे राघव भी हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। मार्क्सवाद के अगर हम और आलोचकों को देखें, लेखकों तो शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का नाम ध्यान रखिए, नामवर सिंह, मुक्ति बोध, और राघे राघव यहाँ पर है ही, अमृत राय, शिव कुमार मिश्र, ये सब मार्क्सवाद से संबंधित आलोचक हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और मुक्ति बोध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। बिंब का अनिवार्य तत्व है सपाट बयानी, इंद्रियता, यथार्थ या विवरणात्मकता। बिंब का अनिवार्य तत्व क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंद्रियता। बिंब के 3 अनिवार्य तत्व होते हैं। पहला तो इंद्रियता यहाँ पर लिखा है, दूसरा है कल्पना, और तीसरा है भाव। ये तीनों बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। प्रश्न संख्या 87। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सिद्धांतिक आधार है। ऑप्शन ए भारतीय रसवाद, ऑप्शन बी कल्पनात्मक अनुभूतिवाद, ऑप्शन सी ध्वनि सिद्धांत, ऑप्शन डी अभिव्यंजनावाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो समीक्षा का सिद्धांत है वो क्या है? भारतीय रसवाद। रस को आधार मानकर उन्होंने अपनी समीक्षाएं की हैं। प्रश्न संख्या 88। कोलरिज ने कल्पना के भेद माने हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर होगा 2, ऑप्शन ए। कोलरिज ने कल्पना के 2 भेद माने हैं, एक तो प्राथमिक कल्पना, प्राइमरी फैंटेसी या इमेजिनेशन, प्राथमिक कल्पना, और दूसरा है गौड़ कल्पना। प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 89 पर।
विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरे न कभी अपना होना। उपयुक्त काव्य पंक्तियां माधवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सांदगीत, ऑप्शन बी निहार, ऑप्शन सी रश्मि, ऑप्शन डी नीरजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सांदगीत। सांदगीत काव्य संग्रह है और उसकी कविता कौन सी? नीर भरी दुख की बदली, नीर भरी दुख की बदली, इस वाली कविता के ये अंश है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। प्रश्न संख्या 90। भारत की आरती कविता की रचना किसने की? भारत की आरती कविता सीधा सीधा याद रखने वाला कथन है, तो इसकी रचना की है ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह ने। अगर आपको याद है तो इसका आंसर आप सीधा दे दोगे, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर याद नहीं है तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रश्न संख्या 91। कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, यह कथन किस विद्वान का है? कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र प्रेम लीला है, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर योगेश्वर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है कि कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु क्या है? प्रेम लीला है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर ग्रंथावली का प्रकाशन भी करवाया है और कबीर जी से बहुत प्रभावित थे आचार्य हजारी प्रसाद जी। प्रश्न संख्या 92। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांतः सुखाय रचना वस्तुतः प्रांतः सुखाय से प्रेरित है, यह किसी आलोचक की मान्यता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी पंडित विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना स्वांतः सुखाय रचना वस्तुतः प्रांतः सुखाय से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 93। प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी भारत बंधु, ऑप्शन सी प्रयाग समाचार, ऑप्शन डी इंदु। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंदु। इंदु पत्रिका में प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम का प्रकाशन हुआ था और इसका प्रकाशन हुई थी 1912 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 94। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से चौथी शताब्दी के समय से संबंधित है? ऑप्शन ए रामदास का पोथा, ऑप्शन बी चारु चंद्रलेख, ऑप्शन सी पुनर्नवा, ऑप्शन डी बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुनर्नवा। पुनर्नवा जो उपन्यास का कथा स्रोत है वो कौन सी शताब्दी का है? चौथी शताब्दी का। और किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये भी हमें याद रखना है। प्रश्न संख्या 95। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1967। तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं इसमें से। इसका सही उत्तर होगा 1934। सॉरी 1934 ईस्वी में सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष हुआ था। इसके चारों ऑप्शन ये गलत हैं। सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन हैं? इसके बारे में आप बताइए अगर आपको पता है तो। प्रश्न संख्या 96। मेला आंचल का नामकरण किस कवि
की काव्यकृति के आधार पर हुआ? ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा। तो जो मेला आंचल कहानी का जो नामकरण है, मेला आंचल उपन्यास का जो नामकरण है, किस कवि की काव्यकृति के आधार पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचना थी कविता, इसका नाम था भारत माता। उसी से ही प्रेरणा लेके फणीश्वरनाथ रेणु जी ने मेला आंचल उपन्यास लिखा था, उसका शीर्षक लिखा था। तो उनकी जो पंक्तियां हैं भारत माता कविता की, वो इस प्रकार हैं। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा सा मेला आंचल। ये भारत माता कविता से दी गई पंक्तियां हैं। उन्हीं के आधार पर मेला आंचल उपन्यास का नामकरण हुआ था। प्रश्न संख्या 97, धोखा निबंध के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। धोखा नाटक है, उसके रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी। प्रताप नारायण का एक और निबंध है फेमस, वो है भौं। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र के जितने भी, और बालकृष्ण भट्ट के, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, बाल मुकुंद गुप्त, इन चारों के जितने भी निबंध हैं लिखे गए हैं, सभी को आपको याद होना चाहिए, और वो भी क्रम से। अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 98, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। देखो, प्रताप नारायण से संबंधित प्रश्न यहाँ पर फिर से आ गया है। ऑप्शन ए धर्म और समाज, ऑप्शन बी धोखा, ऑप्शन सी खुशामद, ऑप्शन डी बात। तो उसमें से ऑप्शन बी सी डी, धोखा खुशामद बात, ये सभी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। धर्म और समाज, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि किसकी निबंध है? गुलेरी जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है धर्म और समाज। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मुख्यतः कितनी कहानियाँ, केवल कितनी कहानियाँ लिखी गई हैं, और उनके क्या क्या नाम हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न संख्या 99, शिव शंभू के चिट्ठी किस वायसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके ही शिव शंभू की चिट्ठी लिखा गया था। प्रश्न संख्या 100, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है। ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1860। ये सभी ईस्वी में हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1884 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बलिया व्याख्यान दिया था, और ये हुआ था ददरी मेले में। ये भी पूछा जाता है खासतौर से यूजीसी नेट में। ददरी मेले में हुआ था, और जो शीर्षक था इसके व्याख्यान का, वो था भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। लिए ये 100 प्रश्न हो गए हैं। अगर आपको इन प्रश्नों में कहीं कोई कमी लगे या कुछ ऐसा लगे ये गलत है, तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।